नमस्कार, मैं हूं नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज ड्रम कमेंट्री। ये एक ऐसा शो है जिसमें हम रोजाना की बड़ी खबरों पर एकदम निष्पक्ष कमेंट्री करते हैं। अगर आपको हमारी कमेंट्री अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप अपने हमें सुझाव हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। इस कमेंट्री में हमारा साथ देते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी, वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विशेषज्ञ शेखर अय्यर जी। शेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। नमस्कार नीरज जी। शेखर जी, संसद का सत्र चल रहा है और हंगामेदार होना तो खास करके लाजमी था, क्योंकि विपक्ष अभी थोड़ा ज्यादा बढ़ी हुई ताकत के साथ है संसद में। इसी क्रम में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए जब वो खड़े हुए, तो उसके बाद उनका अपना एक नया रूप दिखा। आज देखा जाए तो उन्होंने मोदी को बहुत सारे इश्यूज पे जमकर घेरा। अब एक एक करके आएंगे, हम बात करेंगे शेखर जी से। शेखर जी, सबसे पहले हम आपका एक शुरुआती टिप्पणी लेना चाहते हैं, उसके बाद हम एक एक मुद्दों पर आएंगे कि किस किस मुद्दों पर हमारे दर्शक आपसे आपकी कमेंट्री सुनना चाहते हैं। बिल्कुल नीरज जी, आज उनका पहला भाषण था एलओपी के नाते। और हमने काफी साउंड एंड फ्यूरी देखा आज। कुछ सिग्निफाइंग समथिंग एंड लॉट ऑफ इट सिग्निफाइंग नथिंग। तो इस पे मुझे लगा कि एक संसद में जिस तरह की भाषण दी जाती है और पब्लिक रैली में जिस तरह दी जाती है, अपनी पार्टी नेताओं को या अपनी पार्टी करते हो जिस उस पे फर्क होता है। लेकिन आज मुझे लगा कि क्योंकि पहली बार ये बोल रहे हैं और ज्यादातर समय वो अपनी बेंचेस की ओर देखकर ही बात कर रहे थे, सामने या स्पीकर को एड्रेस नहीं कर रहे थे। जिसको बार बार स्पीकर उनको याद दिलाते थे कि आप संसद में बोल रहे हैं, एलओपी है, नेता विपक्ष है, नेता प्रतिपक्ष है, आप सीधा बोलिए। मतलब चेयर को एड्रेस करते हुए बोले, लेकिन बार बार वो ये कर रहे थे। और तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो संसद में 2004 से हैं, 20 साल हो गया है, एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जिस तरह एक भाषण देते हैं, वो गंभीरता मिसिंग थी, नंबर वन। नंबर टू, कई बातें जो बातें रखे, जिस जिस बातों को रखना चाहते थे, मुझे लगता और कुछ बोल गए। और कई फैक्ट से भी अलग था। जो जो आप किसानों की बात करना चाह रहे हैं तो किसान की समस्या को बात करना चाह रहे हैं, लेकिन आप कह दिए कि आप एमएसपी देना नहीं चाहते। एमएसपी तो सरकार दे रही है, हर साल बढ़ती जा रही है। वो एमएसपी की लीगल गारंटी मांग रहे थे। यानी एज यूजुअल वो शूट एंड स्कूट टाइप था। जैसे अग्निवीर को लेकर बोले, भाई आप उनको डिस्कार्ड कर देते जो मर जाते। फिर रक्षा मंत्री खड़े होके बोले वो भी सच नहीं है, 1 करोड़ मिलता है अगर वो शहीद हो गए तो। और सबसे बड़ी बात, जो कंफ्यूजिंग बात, खुद को भी कंफ्यूज कर लिया, और जो बात है जो विवादित बन गया है अभी, कि आप अपने आप को हिंदू कहते हो लेकिन हिंसा करने वाले हिंदू, जिसमें काफी बवाल मच गया है। और प्राइम मिनिस्टर स्वयं उठकर बोले आप सारा कम्युनिटी को ऐसे नहीं बोल सकते। फिर उसमें अमित शाह का भी आपत्ति था। और हर मंत्री जो सामने बैठे थे सब इनको रिटॉर्ट, शिवराज सिंह चौहान एमएसपी बोले, अमित शाह इस बात पर पीएम को सपोर्ट करते हुए इस बार बोले। तो एक प्रकार से आज आपने देखा होगा कि जो बात बार बार ये मोदी जी पे आरोप लगाते, बीजेपी की के सर पे चढ़ गया है अपना घमंड, जी। ये कर गया, वो आरोप अभी स्वयं राहुल जी पे लगने का अवसर उन्होंने दे दिया। क्योंकि उनकी 52 से 99 हो गई है और जी। लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन गए। उनकी बातों से लग रहा था, एक तो गुस्सा था, जो गुस्सा हम सोच रहे थे कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान खत्म हो जाएगा, वो गुस्सा खत्म नहीं हुआ। वो ज्यादातर गुस्सा क्या था कि आपने मुझे मेरे पर ईडी लगाए, नेशनल केस करवाए, और बाकी जो अपोजिशन लीडर्स खिलाफ भी आप करप्शन पे केस करा रहे हैं। क्योंकि ये नहीं बताया कि क्यों आप पर केस हो रहा था, जी। ये नहीं बताया कि आज अरविंद केजरीवाल क्यों जेल पे है, ये नहीं बताया हेमंत सोरेन इतने दिन क्यों थे अभी बाहर निकले। उनका आरोप था भाई ऑपोजिशन का मतलब उनके खिलाफ कोई केस नहीं होनी चाहिए, और खास करके भ्रष्टाचार पे केस नहीं होनी चाहिए, यही उनका आर्ग्यूमेंट लग रहा था। उन्होंने सीधा सीधा बोला कि, और बेसिकली ओम बिरला का सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जब मैं आपसे मिलने गया तो आप तनके आपने मुझसे हाथ मिलाया, जब प्रधानमंत्री मोदी गए आपसे मिलने के लिए तो आप सामने झुक गए। ये सबसे पहला तो बहुत भयंकर आरोप है स्पीकर के चेहरे पे।
आप बहुत सारी चीजें नोटिस कर सकते हैं, लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जो कई बार नहीं कही जाती हैं। लेकिन अब इसमें पेच देखिए, पेच ये, राहुल गांधी ने कहा, उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री जी सदन के नेता हैं और इसलिए हम उनका रेस्पेक्ट करते हैं, और जो कुछ भी किया फैसला आखिरी होता है, इसलिए वो सबसे बड़े हैं, प्रधानमंत्री बड़े नहीं है। वो तो पहले भी राहुल गांधी नहीं मानते थे। अब इस पे जो काउंटर है मेरा खास करके वो ये है कि स्पीकर को कहते हैं राहुल गांधी सुनिए सुनिए, बीच में बोल करके उनको काट देते हैं, फिर स्पीकर की तरफ देख करके संबोधित नहीं करते हैं, फिर स्पीकर के कहने के बाद भी लगातार और बार बार तस्वीर उठा करके दिखाते रहते हैं, है ना। कहने का मतलब राहुल गांधी ये बताना चाहते हैं कि ये सब अधिकार केवल मेरे हैं, केवल मैं ही वो इंटाइटल्ड सायन हूं जो कि 3 लोकसभा के चुनाव हारने के बाद भी आपके सामने खड़ा होकर के स्पीकर का चेयर का माहौल उड़ा सकता हूं, और कोई नहीं उड़ा सकता। पीएम से बड़े आप, आपसे बड़ा मैं। गलत कह रहा हूं सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं नीरज जी। उनके व्यवहार, जिस जो व्यवहार कोई 20 साल जो संसद में रहा है या संसद है, वो इस तरह नहीं कर सकता। देखिए संसद, देखिए संसद में जो बहस है और बाहर पब्लिक रैली में जो बहस है या अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं को जब संबोधित करूँ, अलग अलग फोरम है, अलग अलग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको सीधे सीधे आप जो बातें रख रहे हो गंभीरता से रखनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से रखनी है। गलत बात आप रख नहीं सकते। और चेयर को ही आप क्वेश्चन कर रहे हो, क्योंकि शुरू से ही इनका स्ट्रेटेजी यही रहा। सोनिया गांधी का चिट्ठी भी वही थी, चिट्ठी में यही तो क्वेश्चन किया, भाई आप निष्पक्ष नहीं हो, सरकार से मिले हो, यही तो अब ये है। आज वही बात आई। मुझे लगता है कि एक संसद या परंपरा एक चीज होती है, उतना ही दायित्व इनका बनता है जितना सरकार का हो या सरकार का कोई भी नियम हो। लेकिन मुझे लगा कि राहुल जी या इस परंपरा रूल्स एंड प्रोसीजर से अवगत नहीं है, क्योंकि बार बार स्पीकर पूछे कि आपने रूल प्रोसीजर्स पढ़े नहीं है। और उनके सहयोगी कांग्रेस के ईबी आइडन ने भी, उनको कहा गया भाई आप रूल पढ़िए, वो भी गलत रूल पढ़ रहे थे। जी। उनको पढ़ के सुनाने की बात कर रही थी तब भी, क्योंकि आप इस तरह एलिगेशन करना और ये और जो बात आप शिव जी की फोटो दिखा के आप फिर कह रहे हो भाई कोई भी धर्म में हिंसा नहीं। भाई कौन सा, अब बात क्या है, धर्म कोई हिंसा की प्रवृत्ति को लेकर कोई बात हो रही थी? बात तो उसका नहीं थी। कभी शिव जी का नाम लेना, मुझे लगा कि कोहेरेंट स्पीच नहीं था। देखिए जो बात, जो जैसे वो भारत जोड़ो यात्रा में जो भाषण हमने सुने, उसके बाद ये सुने लगातार। पहले जो आक्रोश जो था सरकार पे, खास करके क्योंकि ईडी सीबीआई आपने लगाया, मुझे ईडी ने क्वेश्चन किया 10 घंटे। भाई मामला क्या था? नेशनल हेराल्ड में अभी तक राहुल गांधी या सोनिया गांधी या कोई भी परिवार एक स्पष्टीकरण नहीं दिए, अपनी पार्टी वालों को नहीं दिए। भाई जो चीज आप पार्टी की संपत्ति कैसा आपका बन गया? इनकम टैक्स ने आपको नोटिस दिया, दिल्ली हाईकोर्ट में रिलीफ नहीं मिली, आप बेल पे आए हुए उस केस में, फिर ऐसे क्या बात कर रहे हो जैसे सरकार ने आपके खिलाफ किया है? देखिए अदर देन द चेयर लीडर्स ऑफ राहुल गांधी, ये भाषण किसी को इंप्रेस नहीं करेगा और ये भी दिखाएगा कि अभी भी राहुल गांधी एक पार्लियामेंटेरियन के तौर पे कच्चे हैं। जी। मतलब टोटली इमेच्योर टाइप की भाषण था। जी सर, मैं हिंदू मुसलमान की बात वाली बात पे बाद में आऊंगा, पहले मैं आता हूं अग्निवीर पे। अग्निवीर पे जब राजनाथ सिंह ने काउंटर किया, तब राहुल गांधी का कहना था इनको अच्छा लगता है ये रख लें अग्निवीर को, हमारी सरकार आएगी हम इसको हटा देंगे। अब 5 साल से ये सपना पाले हुए है, 5 साल और आगे टूट गया, फिर भी वो कहते हैं रस्सी जल गई बट ऐंठन नहीं गई है। नहीं नीरज जी, मैं आपको एक बड़ा चीज खुलासा कर रहा हूं। कांग्रेस के अंदर जबरदस्त इनर सर्कल्स में बात चल रही है। 3 साल, 3 साल क्या, अभी 3 महीने में इस सरकार को गिराना है। जी। किसी तरह सत्ता पलटना है, हमें हाथ में सत्ता लेना है, नहीं तो मोदी जी स्ट्रांग हो जाएंगे। ये चुनाव से पहले हमें कुछ करना है, और चुनाव के बाद यानी महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड चुनाव के बाद अगर वो 1-2 स्टेट भी जीत जाए तो मोदी जी स्ट्रांग हो जाएंगे। ये बात जबरदस्त चल रही है। कांग्रेस के अंदर लग रहा है कि कोचा ऐसा कोई मिराकल हो जाएगा सरकार गिर जाएगी। एक डर भी लगी हुई है, वो डर का ही आज रिफ्लेक्ट हो रहा था। ये 5 साल, देखिए आज की भाषण मुझे नहीं लगा कि 5 साल इंतजार करने वाले हैं राहुल जी। जी। विपक्ष की भूमिका 5 साल निभाने के लिए आज भाषण नहीं दिए, वो जी। सोच रहे कि कुछ इमीडिएटली कुछ हो जाएगा। जी। तो इसका मतलब यही हुआ सर कि जितनी भी सीटें बढ़ी हैं, भले ही वो सरकार बनाने के लिए काफी नहीं थी,
लेकिन उससे ये इतने ज्यादा उत्साहित हैं कि इनको लग रहा है कि बस थोड़ा पुश और काम बन जाएगा। गलत कह नहीं रहा हूं सर? नहीं, गलत गलत नहीं कह रहे, सही कह रहे हैं। उनको लग रहा है कि पार्लियामेंट में सरकार को घेरने की एक ही तरह है, सड़क पे कुछ ना कर कर ले, हम आंदोलन छेड़ ले, स्टूडेंट कम्युनिटी को ये कर दे, प्रोवोक कर दे, फार्मर्स को प्रोवोक कर दे। अगर सरकार के खिलाफ एक स्ट्रीट लेवल पे विद्रोह हो जाएगा तो फिर हमारी काम बन जाएगी। जैसे 400 सीट रखते हुए भी वो बहुत राजीव गांधी की सरकार पूरे मतलब पूरा वो सीज बिसीज लगी उनको बोफोर्स कंट्रोवर्सी के बाद। जी 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 88 89 में राहुल जी के, सॉरी, राजीव जी के पास तो बहुमत था, जी लेकिन सरकार आगे चल नहीं पाई, लेम टक सरकार बन गई। ऐसे ही ये सोच रहे हैं कि सरकार को पैरालाइज कर दो। जी, वो कॉन्फिडेंस आ गया ना कि कुछ भी हो सकता है। अगर 232 सीटें आ सकती हैं तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, कुछ भी हो सकता है, सरकार को स्ट्रीट पे घेर लेंगे, हिंसा जी कहीं भड़का देंगे, कहीं कुछ कर देंगे, हो जाएंगे, तो फिर कहेंगे भाई सरकार फेल्ड है। जी। अब आते हैं सर हिंदू वाले कमेंट पे। राहुल गांधी ने जो क्लियरली बोला था वो मैं अभी बोल रहा हूं, और उसमें ना तो मैं कोई हींग लगा रहा हूं ना फिटकरी। उन्होंने बोला था जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो दिन रात चौबीसों घंटे हिंसा करते हैं, नफरत फैलाते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री ने उठ करके कहा कि सारे हिंदुओं को इस तरीके से कहना ठीक नहीं है। उसका राहुल गांधी ने जो जवाब दिया वो कहा कि हम बीजेपी और आरएसएस ने ये हिंदुओं को प्रतिनिधित्व नहीं करते, ये सारे हिंदू नहीं है। नहीं, मुझे मुझे समझ नहीं आया राहुल जी को ये लाइन क्यों लेनी पड़ी। भाई सीधा सीधा कहोगे भाई बीजेपी इस तरह कर रही है या जो भी आरएसएस के बोलना बोलो, लेकिन आप इसमें पहले हिंदू धर्म के बात कर रहे हो, हिंदू अवतारों के बात कर रहे हो, शिव जी के नाम ले रहे हो, कह रहे हो शिव जी इतने शांतिपूर्वक है इसीलिए उनकी त्रिशूल लेफ्ट पे है, राइट पे नहीं है, अज्यूमिंग दैट शिव जी इज अ राइट हैंडेड पर्सन। ये सारे चीजें बिल्टअप क्या था? सीधा आप कहिए भाई आपके ये में है, और फिर जाके फाइनली जो बात कही नहीं फिर वो बात बोले, ये सरकार माइनॉरिटीज के खिलाफ है, मुसलमान के खिलाफ है, क्रिश्चियन के खिलाफ है, हेट फैलाती है, मोहब्बत की दुकान हम ही चलाते हैं, हम जो भी बोल रहे हैं वो भी सब मोहब्बत में है। लेकिन जितना हेट एंगल मैं देखा इनकी भाषणों में, इतना हेट तो किसी नेता ने पार्लियामेंट के अंदर इसी भाषण नहीं दिया, क्योंकि उसमें गुस्सा था। गुस्सा उनकी परिस्थिति ऊपर, उनकी विफलता ऊपर, उनकी हेल्पलेसनेस के ऊपर, उनकी बेचैनी ऊपर भी ज्यादा था। बिल्कुल क्योंकि सही कह रहे हैं सर आप। अपने अपने गुस्से को हाइड नहीं कर पा रहे। गुस्से बीजेपी पर तो है ही, मोदी पर, लेकिन स्थिति पर भी है। ये क्या है, 52 से 99 बना, सत्ता नहीं मिला, वो अलग बात है। 99 में किसी को सत्ता नहीं हासिल होती जी अगर आप मेन पार्टी बनना चाहते हैं। जी सर, मैं इसको ठीक एक तरीके से आपको एक कंपेयर करना चाहता हूं। माफ कीजिएगा, जब प्रधानमंत्री ने बांसवाड़ा में कहा था कि घुसपैठिए वर्ड यूज किए थे उन्होंने, और 8 बच्चे पैदा करने वाले वर्ड यूज किए थे। घुसपैठिए उन्होंने घुसपैठियों के लिए यूज किए थे, ये हमने पहले भी बातचीत की है। 8 बच्चे भी 8 बच्चे पैदा करने वालों के लिए कहे थे। जो लोग इसको जनरलाइज कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री अपने देश के 20% आबादी वाले माइनॉरिटीज को इस तरीके से नीचा दिखाते हैं, उन लोगों के लिए जवाब ये है कि अब आपने जब ऐसा कह दिया कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं दिन रात हिंसा फैलाते रहते हैं, मैं भी अपने आप को हिंदू कहता हूं, मैं दिन रात हिंसा फैलाते रहता हूं या नफरत भरी बातें करता हूं। तो इस तरीके की चीजें जब क्या होगा कि जब आप मुंह से निकालेंगे तो आपका जो अपोजिट साइड है वो आपको जनरलाइज करेगा ही करेगा। और हम उसी तरीके से जनरलाइज कर रहे हैं जिस तरीके से बहुत सारे बुद्धिजीवी पत्रकार बैठ करके ये हमेशा कहते रहते हैं कि पीएम ने अपने 15% 20% आबादी वाले माइनॉरिटी को नीचा दिखाया, या माइनॉरिटी के अगेंस्ट है, या उसके उनके अगेंस्ट युद्ध छेड़े हुए हैं। तो ये क्यों कंपैरिजन ना किया जाए सर? नहीं, ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी के मैसेज हो गया है कि राहुल जी ने गलत की है, इसीलिए प्रियंका डिफेंस में आ गए, बोले वो हिंदू के खिलाफ तो नहीं बोले। जी, कहां से नहीं बोले? कि अगर प्रियंका गांधी ये डिफेंड करती हैं कि नहीं जी वो सारे हिंदुओं के लिए नहीं बोला, तो क्यों ये नहीं डिफेंड कर सकते कि मोदी ने सारे मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोला, जो एक्चुअल में घुसपैठ करके आए हैं रोहिंग्या जैसे लोग, उनके लिए बोला था मोदी ने? ये मुझे बताइए सर। बिल्कुल नीरज जी, जो बात आप कह रहे हैं, जो राहुल गांधी का जो बयान है बहुत विवादित है। भाई आपका तो एक राजनीतिक भाषण करना था, कहाँ हिंदुओं को क्यों घिसे इसमें?
और ऑलरेडी मुझे लगता है प्रियंका गांधी इसलिए बोले भाई हिंदू को खिलाफ तो कभी हो नहीं सकते, लेकिन जिस तरह वो बोले हैं, और अभी बाहर आके राहुल जी क्या पूछ रहे हैं मीडिया से, क्या मेरा भाषण अच्छा लगा, इसका मतलब वो अभी महसूस नहीं कर रहे हैं कि क्या बोले। जी अब बीजेपी की तरफ से बड़ी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, अभी सारे नेता इसमें आ गए हैं। जी भाई आप कह रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं भाई बीजेपी हिंदू नहीं है, आरएसएस हिंदू नहीं है। भाई अगर केवल बीजेपी को आरएसएस तो आप उनको बोलिए ना, आप तो बस हिंदू का नाम लेके बोले। मतलब बिना ये भूमिका बांधे अगर ये डायरेक्ट बात बोलते थे तब भी वही बात बनती, लेकिन भूमिका बांधने के चक्कर में फंस गए। इसके साथ साथ एक तो उन्होंने खूब मखौल उड़ाया प्रधानमंत्री का। राहुल ने ये दावा किया कि मोदी ने कहा है कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है। अब मुझे मालूम नहीं सर, आप लोग तो खैर बहुत तजुर्बेकार पत्रकार हैं, ये कब मोदी ने कहा है, और मोदी ने अगर नहीं कहा है तो राहुल गांधी का इस तरीके से खुलेआम कह करके निकल जाना, ये मतलब किसकी कमजोरी है? राहुल गांधी की कमजोरी, संविधान की कमजोरी, प्रजातंत्र की कमजोरी, या मोदी की कमजोरी, क्या है ये कमजोरी तो उन्हीं की है जो इस तरह की एक्सप्रेशन करके अपने पॉइंट रखना चाह रहे हैं। देखिए आप प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो सारे बातें हैं उसको बोलने का एक तरीका था, लेकिन आप वो बात नहीं बोले, आपने ओपोनेंट्स को एक मौका दे दिया। आप क्लैरिफाई करते जाओ, भाई मैं हिंदू को नहीं बोला, हिंदुओं को नहीं बोला, या मेरे भाई ऐसे बोल नहीं सकता। भाई क्या है, देखिए ये ऑलरेडी, और फिर आप अयोध्या की बात कर रहे हो कि भाई देखो अयोध्या में बीजेपी हार गई। तब जो चीजों पर तुम मजा ले रहे हो, जो चीजें ऑलरेडी हो चुका है, चुनाव हो चुका है, वो परिणाम जो हुआ आगे आ गया है। लेकिन अभी क्या है, यू वांट टू शो कि भाई देखो आप कैसे हारे हो। ठीक है, ये पहला स्पीच है, आप ले सकते हो, लेकिन ये भी आपको सोचना होगा भाई अभी ये शुरुआत है और 5 साल आगे है, और किसी कैलकुलेशन में मुझे नहीं लगता सरकार कुछ गिरेगी या सरकार हाथ ऊपर करके निकल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या, इसी इसी तरह रवैया से 5 साल एलओपी के रूप में वो टिक पाएंगे, सस्टेन कर पाएंगे? और जहां पे देखिए पार्लियामेंट के फ्लोर में आपको हमेशा फैक्ट्स रखना पड़ेगा। आपने अग्निवीर के लिए जो बात बोला तुरंत राजनाथ ने काउंटर कर दिया। आपने किसान को लेकर बोला एमएसपी लेकर, वो बोल दिया भाई एमएसपी तो हम दे रहे हैं, हर साल बढ़ रहा है। किसान को तो डिमांड तो एमएसपी का लीगल स्टेटस के लिए, आपको सीधा बोलना था लीगल स्टेटस के लिए। मतलब आधा सच आधा झूठ, ये वाला जो चीज अप्रोच है राहुल जी का। और वो सोच रहे भाई ऐसे कहते जाओ, मुझे तो फायदा हुआ है लोकसभा चुनाव में, हाउस में भी हो जाएगा, लेकिन हाउस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हर बात पर झूठ है तो फिर वो प्रिविलेजेस को जाएगा, और बीजेपी वाले छोड़ेंगे नहीं लीडर ऑपोजिशन को। जी? आज तो हालांकि इस आज बारे। देखिए पूरा इसके पूरा भाषण राहुल ये प्रधानमंत्री बैठकर सुने, जी जो एलओपी को जो रिस्पेक्ट देना आज दिए उन्होंने। जी लेकिन जिस तरह राहुल जी को एक पार्लियामेंट्री स्पीच देना था वैसे नहीं दिए। जी वो जो कहते हैं अंग्रेजी में, ही वॉज एड्रेसिंग इज गैलरी। मैं आपसे एक सीधा सवाल करना चाहता हूं, और इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि शायद पहला आर्टिकल न्यूज़ड्रम ने ही किया था कि पीएम ने बोला है ही इज ब्लेस्ड बाय डिवाइन पावर्स। अब ब्लेस्ड बाय डिवाइन पावर्स, दैनिक जागरण को इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, उसमें मोदी ने कहा कहा कि डायरेक्ट कनेक्शन उनका भगवान के साथ है। उन्होंने कहा कहा कि वो बायोलॉजिकल नहीं है, जबकि उन्होंने ये कहा था कि बायोलॉजिकल जो शरीर होते हैं उसमें इस तरीके के या बायोलॉजिकल जो वजहें होती हैं वो सब थकान वकान लेकर के आती हैं। ये सर आप एक बार जब बता दीजिए, क्योंकि आप बहुत ज्यादा आर्टिकल्स से लेकर के सारे स्टेटमेंट को बड़े बारीकी से देखते हैं। बिल्कुल नीरज जी, आप बहुत एकदम सही पॉइंट पकड़ा आपने। जो जागरण की आप इंटरव्यू की जिक्र की, उसमें क्या कहा? भाई लोग मुझे पूछते हैं कि कैसे हमारी सफलता कैसी हो रही है, हमारी कार्यक्रम कैसे सफल हो रहा है, जो काम हम लेते हैं वो कैसे कंप्लीट हो रहा है। उन्होंने कहा भाई मुझे 2-3 चीजें मुझे मदद कर रही है। एक तो लोगों की विश्वास, जी दूसरा ईश्वर की कृपा है मेरे ऊपर। हो सकता है ईश्वर ने मुझे वो कृपा, मेरे पर कृपा किया है कि ये सब काम मैं कर पाऊं। और उनको लग रहा था भाई, और ये एक तो हो गई। तो ये कहीं पे उन्होंने कहा भाई मैं गॉड से कम्युनिकेशन में हूं। हम भी कहते हैं ना, कई बार हम भी कहते हैं कि हमारे जीवन में कोई बड़ा
काम हमसे हो जाता, हम क्या कहते हैं? हम थोड़ी बिल्कुल कहते भाई हमने किया, हम कहते भाई ईश्वर की कृपा थी, हमसे हो गई। ये तो हमारी इंडियन थिंकिंग। और अब आप उत्तर से लेकर दक्षिण जाओ, पूरब से लेकर पश्चिम जाओ, सब जगह यही हमारी इंडिया, मतलब भारतीय मानसिकता यही है कि हमारी लिमिटेशन है कि इंसान के रूप में, और हमसे अगर कोई बड़ी चीज हो जाती है, हम मानते हैं वो कृपा है। जो जो हम कभी कल्पना नहीं कर पाते, हमसे हो जाता है। वैसे ही प्रधानमंत्री को जब पूछा गया भाई आपके पीएम आवास योजना, बड़े बड़े कार्यक्रम आप किए 10 साल में, बहुत परिवर्तन चीजें आपने किए, और ये सब कैसे कर पा रहे, कहां से आपकी शक्ति आती है? तब ये सारी चीजें उन्होंने बोली। एक तो गरीब की उन पर विश्वास, और गरीब माँ बहनों की जो आशीर्वाद, वो सबसे बड़ी फैक्टर है, वो उनको ऊर्जा देती है। दूसरा जी। ईश्वर की कृपा है, और मुझे लगता है कि ईश्वर मेरे माध्यम से कुछ करना चाह रहा है। ये तो उनकी आस्था है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, जो बार बार वो जिक्र हो रही है भाई बायोलॉजिकल नॉन बायोलॉजिकल को लेकर, क्या बोला पीएम ने? जब रुबिया लियाकत ने न्यूज 18 के ने पूछा वही सवाल, जी। जब आप जब इस बार तो माँ आपके साथ नहीं है, माँ गुजर गए, पिछले 2019 में आपके माँ थे, आप जीवित थे, तो आप नॉमिनेशन पहले वाराणसी से नॉमिनेशन भरने से पहले माँ के आशीर्वाद लेके इस बार क्या करेंगे? तब उनका ये था कि हाँ मैं तो महसूस करता हूँ माँ की एब्सेंस को, लेकिन मैं मानता हूँ मेरे सारे जितने माताएं हैं उनकी आशीर्वाद मेरे ऊपर है। कि मुझे कभी देखिए, जब बायोलॉजिकल नहीं होता तो नॉन बायोलॉजिकल भी हमको ये होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक देखिए, ये कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रहे, या ये क्या चीजें समझ नहीं पा रहे। मुझे लगता है राहुल जी कभी क्या ईश्वर की कृपा महसूस नहीं की अपनी जिंदगी में? सबको हर समय उनको लगता है कि भाई जो किया हमें ताकत से हुआ है। सर एक सेकंड रुक जाइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कौन से ईश्वर की बात कर रहे हैं आप? वो 4-5 फोटो लेके आए थे, किस गॉड की कृपा की बात कर रहे हैं? ये थोड़ा एक बार हमारे दर्शकों के लिए स्पष्ट कर दीजिए। नहीं, वो कह रहे हैं कि ये सारे अभय मुद्रा दिखाते हैं, जी। मतलब अपने भक्तों को कहते हैं डरो मत डरो मत, ये बार बार बोलते आए जी। शुरू से लेकर लास्ट तक, डरो मत। भाई डरो मत कौन कहता है बताइए? उसमें एक चीज और ऐड हुआ है सर, डराओ मत। नहीं, डरो मत, लेकिन मैं बताता हूँ। देखिए, मुझे याद आता है, आपने, आजकल भी चलता है, जो जो नेपाल के जो गुरखा आते थे ना, जी। चौकीदारी जो करते थे रात के, उनके पास एक बड़ा ये होता था, या विजिल, हाँ। और विजिल से आजकल तो विजिल लेके चलते, काफी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, उनको गार्ड के काम देते हैं, रात को वो टॉर्च लगा के और विजिल मारते चलते हैं। जी 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 और कभी कभी वो एक जमाना था, वो बड़े डंडे लेकर खटखटाते चलते थे जी रास्ते में, जी। तब बोलते थे डरो मत डरो मत। तो ये डरो मत निवासियों के लिए कह रहे हैं, या अपने स्वयं को कह रहे हैं भाई अकेले आप जा रहे हैं, हमें डरना नहीं है? जी जी कोई जी भी चोर है, डकायत है, जो भी है, पहले तो इन पर आक्रमण करेगा। जी। तो ये डरो मत चिल्ला 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 के बोलना, मुझे तो उस चौकीदार की याद आ गई। बिल्कुल, लेकिन सर एक चीज और भी है कि जो लोग भी प्रधानमंत्री मोदी की बातों में, या खास करके जो भगवान वाली बात या फिर दैवीय शक्ति की कृपा की बात या किसी तरीके की बात पे यकीन करते हैं, उन लोगों को, खास करके राहुल गांधी के जो टॉन्ट है और जो मखौल उड़ाने का, देखिए, ये बात करते हैं सारे धर्मों को और सारे लोगों को और सभी व्यक्तियों को और सभी जीवों को समान अधिकार देने की। आप एक आदमी की जो भी धार्मिक आस्था है उसको लेकर के आप मखौल उड़ा रहे हैं, और एक बार नहीं, आप कैसे कह सकते हैं? सर आप सुनिए, राहुल गांधी का जितनी देर का भी भाषण था और जो उनके बोलने का लहजा था, वो पूरा का पूरा मखौल उड़ाने का था। और अगर आप संसद में खड़ा होकर के किसी की आस्था पे मखौल उड़ा रहे हैं, तो वो एक आदमी की नहीं, मतलब मैं क्या कहूं कि इससे ज्यादा गिरी हुई हरकत मैंने नहीं देखी थी कहीं। आप एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स के साथ आप खत्म कीजिए सर इस शो को। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, जब मैं दूसरों को कह रहा हूं भाई घमंडू है, घमंड से बात कर रहा है, सबको डरा रहा है, हम अहंकार में बात कर रहे हैं, तो सवाल आता है मैं किस तरह बात कर रहा हूँ? मेरी वो ह्यूमिलिटी कहाँ है? भाई कुछ भी कहिए, आज तो मोदी जी ने बीजेपी को सत्ता पे तीसरा बार लाया है, जी। और वो संख्या लेके लाए जब कांग्रेस कभी नहीं लाई थी, जब वो सरकार बनी थी। फिर आप इतने घमंड से बात कर रहे हैं, लगता है जैसा सर पे तो आपकी चढ़ी है।
तो ये देखिए, ये दिस डजंट, मैं यही संकेत दूंगा, ये विपक्ष के लिए अच्छे संकेत नहीं, विपक्ष के नेतृत्व के लिए भी अच्छे संकेत नहीं है। मैं नहीं मानता हूं कि सहयोगी कई वरिष्ठ नेता हैं उनमें, उनके अलाइंस में, वो क्या इस भाषण को वाकई तारीफ करेंगे अंदर? जी इस तरह भाषण से क्या निकलता है कि क्लैरिटी नहीं है आपको, और यू डोंट रेस्पेक्ट फैक्ट्स। जितना आप दूसरे को कह रहे हो झूठ कह रहे हो, भाई आप तो झूठ नहीं बोलना है ना। आप सीधा बोलते हैं एमएसपी पे लीगल गारंटी हमें देना चाहिए उनको, और कॉन्फिडेंस देगा उनको, ये देगा, ऐसे बात करो ना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इश्यूज आधा समझे या आधा समझ नहीं पा रहे। एक चीज सामने आया, देखिए, बार बार हमें कहा गया है पिछले 4 से 5 दिन, जब से लेख भी आने शुरू हुआ है कि लीडर ऑफ अपोजिशन बने, ये शैडो प्राइम मिनिस्टर है। अगर ये शैडो प्राइम मिनिस्टर है, अगर ये शैडो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच है, मैं ये कह सकता हूं पूरा गंभीरता के साथ, ये स्पीच विल नॉट इंस्पायर एनीवन। अपने ललाइस को भी इंस्पायर नहीं करेगा इस तरह की भाषण। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और मेरे ख्याल से अगर ये स्पीच है एक भावी प्रधानमंत्री की, तो देश को आज ही सतर्क हो जाना चाहिए। बाकी क्या करना है वो देश की जनता अच्छे से जानती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज के शो के लिए। कल हम फिर हाजिर होंगे कल की बड़ी खबरों पर अपनी निष्पक्ष कमेंट्री के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, हमारे दर्शकों का भी। शुभ रात्रि। नमस्कार।